आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अयं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान, मेरे आराध्य, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आए। जगत के किसी भी प्राणी को मैं दोषी नहीं समझूं, किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन न दूं, मेरे द्वारा प्राणी मात्र को दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको नए नए विषय देते हैं और हर विषय जो है आपको कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून से जोड़ता है। क्यों जोड़ता है? कि आपको सनातन सत्य देना है। किस लिए देना है? कि सनातन सत्य प्राप्त करने से जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है वो राइट बिलीफ में बदल जाती है। आपके नकारात्मक भाव है सकारात्मक हो जाते हैं। आप जो गलत चिंतन करते हैं उसकी जगह आपका सही चिंतन चालू हो जाता है। आपको राइट विजन मिलता है, आपको राइट पाथ मिलता है, आपको राइट फेथ मिलती है, आपकी एक अच्छी नींव लग जाती है। इसीलिए सनातन सत्य कार्यक्रम आपको दिया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम प्रतिदिन नए नए विषय आपको परोसते हैं। तो आज का बहुत ही सुंदर विषय है जीवन का मूल्यांकन। देखिए, हर व्यक्ति जीवन प्राप्त करता है और वह आयुष्य के अधीन प्राप्त करता है और तब तक वह जीवन प्राप्त करता रहेगा जब तक कि वह सिद्ध बुद्ध मुक्त नहीं बन जावे, जबकि वह अपनी पूरी कॉजल बॉडी को, लिंग शरीर को, कारण शरीर को समाप्त करके और मोक्ष की अवस्था को प्राप्त नहीं हो जावे, अशरीरी अवस्था को प्राप्त नहीं होता रहे, तब तक ये जीवन मिलता रहेगा। यानी आयुष्य कर्म हमको प्राप्त होते रहेंगे और मुक्त होने के पहले हमारे जो 8 मुख्य कर्म हैं वो हमको भुगतने ही होते हैं और अनादि अनंत काल से हम भुगतते आ रहे हैं। हमारे जीवन में जो कुछ प्रभाव होता है, जो भी गतिविधि होता है, वो कर्मों के उदय के कारण होता है। इसीलिए अगर कोई माने या न माने, हम ये कहना चाहेंगे कि कर्म सिद्धांत ये जो है सर्वमान्य है और हर प्राणी पर लागू होता है और व्यक्ति को जैसा जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप ही उसको फल मिलता है। पहले बीज वपन किया जाता है, फिर उसके बाद के अंदर जब उसके फलक निकलते हैं तो हम उसको खाद और पानी देते हैं, धूप देने की व्यवस्था करते हैं, ट्री गार्ड लगाते हैं ताकि कि अन्य पशुओं से उसकी रक्षा की जा सके। और जब वह पैरों पर खड़ा हो जाता है तो फिर अपने आप बढ़ता रहता है, क्योंकि वह एक ताकत प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए जीवन तो हमें मिला है, कौन व्यक्ति कितना जीता है ये मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात ये है कि व्यक्ति कैसे जीता है। हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि स्वामी विवेकानंद
कुल 36 वर्ष तक जिए, लेकिन 36 वर्ष में उन्होंने दुनिया को जो ज्ञान दिया, जो अज्ञान रूपी तिमिर को समाप्त किया, वो ज्ञान इतना मुख्य ज्ञान था, इतना कार्यकारी ज्ञान था, जैसे प्रैक्टिकल योगा इत्यादि, कि वह इंसान के लिए बहुत ही उपयोगी था। इस कारण से स्वामी विवेकानंद अजर अमर हो गए और उनकी 125 जन्म जयंती हम अभी मना चुके हैं और न मालूम कितनी उनकी जन्म शताब्दियाँ, जन्म जयंतियाँ मनाती रहेंगी। तो मुख्य कार्य है कि व्यक्ति कैसे जीता है, व्यक्ति की लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ लिविंग और जीवन जीने की पद्धति, लाइफ स्टाइल वो कैसी है, इस बात पर निर्भर करता है। उसकी सोच कैसी और वह समाज को क्या चीज़ नई देता है या समाज के अंदर वो कैसे परिवर्तन लाता है, ये मुख्य बात होती है। तो इन सब बातों का चिंतन करना ही जीवन का मूल्यांकन है। जब आपकी समझ आ जावे तब इस जीवन की समीक्षा करते रहो। जैसे कि आप बचपन में हो, आप में समझ आ गई है, तो सबसे पहले ये तय करो कि मुझे जीवन की बहुत सी धाराएं हैं, जीवन के बहुत रास्ते हैं, कौन से रास्ते पर जाना है। उदाहरण के तौर पर कुछ बच्चे हैं 9-10 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र के अंदर साधु सन्यासी बन जाते हैं। कुछ लोग जो है उस वक्त के अंदर बहुत अच्छी पढ़ाई करना चालू कर देते हैं और वो नए नए फिजिक्स और केमिस्ट्री की बातें जानने लग जाते हैं। कुछ ऐसे मेधावी होते हैं कि व्यक्ति डॉक्टर संबंधी बातों को जानने लगता है, कुछ पेंटर संबंधी बातों को बड़ी बखूबी कर देता है, कुछ प्रवचन अच्छे देता है, कोई तपस्वी बन जाता है और कोई जिसके अंदर जो है लीडरशिप के गुण आ जाते हैं बचपन में ही, 10-15 साल की उम्र में। ये जो 15 साल की उम्र होती है वो लर्निंग एज कहलाती है और इसके अंदर जैसे संस्कार हमारे में इनकलकेट हो जाते हैं, इम्बिंब हो जाते हैं, जिसका प्रिंट आ जाता है, हमारे अवचेतन मन के ऊपर आ जाता है, जिसको कि हम धारणा कहते हैं। तो उस प्रिंट के अनुरूप, उन संस्कारों के अनुरूप जो है हम आगे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। व्यक्ति संगत से जाना जाता है। राजस्थानी में एक कहावत है कि काड़ियर कने बैठो तो काड़ियर गुण ले, गोरियर कने बैठो तो गोरियर गुण ले। इसका अर्थ क्या है कि आप अपने से बड़े व्यक्ति के पास में बैठोगे तो सद्गुण लेोगे और आप किसी जुआरी और ड्रिंकर या किसी भी जो अपराधी लुटेरे के पास की संगति करोगे तो आप वैसे अवगुण प्राप्त करोगे। इसीलिए हमें बचपन में संगति का बहुत ध्यान रखना चाहिए। खास करके जो पेरेंट्स है वो जब 14-15 साल की उम्र तक पूरा ध्यान दे, उसके ऊपर एक एक मिनट की वाच रखे कि बच्चा क्या करता है, क्या खाता है, कब सोता है, कब उठता है, क्योंकि ये बचपन के जो संस्कार होते हैं वही जीवन भर चलते हैं। ये संस्कार जो है धीरे धीरे हमारे अवचेतन मन में जा कर के स्थायी हो जाते हैं और ये ध्वनि के रूप में जो है जमा हो जाते हैं, जो कि पूरे जन्म भर है प्रतिध्वनि के रूप में आगे चलते रहते हैं। कभी आपने देखा होगा कि बचपन की हमारी कुछ आदतें हैं जो हम जीवन भर तक करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए कि बचपन के अंदर अगर हम जो है शाही रहते हैं, हम जो है संकोची प्रभाव के होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर संकोची प्रभाव का होता है। वाचाल है तो वाचाल रहता, दबंग होता है तो दबंग होता है। होनहार बिरवान के और होत चीकने पात। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पालने में भी उसके लक्षण दिखाई देते हैं कि ये बालक होनहार होगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं उन महापुरुषों के जीवन का मूल्यांकन बचपन में ही जो है उनके सद्गुरु द्वारा या उनके पेरेंट्स के द्वारा या किसी भी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा कर दिया जाता। आपको जो है एक मेरा जो बचपन का जो है वो आपको संस्मरण सुनाना चाहता हूँ कि मेरे माता पिता कहा करते थे कि हमारा गांव कानोड़, जो कि बाड़मेर ज़िले के रिमोट एरिया में 22 से 21 किलोमीटर दूर था, जहाँ पर कोई सड़क नहीं, बिजली नहीं, स्कूल नहीं, पानी नहीं। 1945 में मेरा जन्म हुआ था और ऐसा बताते हैं जब मैं 4-5 साल का था
तो उस वक्त में हमारे एक अजीत सिंह जी ठाकुर साहब थे, जो बड़े ज्ञानी पुरुष थे। वो हमारे परिवार के हर बच्चे को जो है उनसे आशीर्वाद लेने के लिए ले जाते थे और उनको कहा जाता था कि आप इस बच्चे की परीक्षा करो कि ये बच्चा कैसा होगा। तो मुझे भी मेरे पेरेंट्स ले गए और अजीत सिंह जी ठाकुर साहब से जो है वो मेरी परीक्षा कराई। तो अजीत सिंह जी ठाकुर साहब ने कहा कि ये आगे जाकर के व्यक्ति बहुत होनहार होगा और कई लोगों को जो है अच्छे रास्ते पे लाएगा, अच्छी संगत पे चलेगा और अच्छे अच्छे कार्य करेगा। तो आज मैं 77 रनिंग में होते हुए मैं खुद जो स्मरण कर रहा हूँ, ऐसा कहा जाता है कि बच्चा एक खुली स्लेट की तरह है, उसके ऊपर जैसा हम सुसंस्कार या कुसंस्कार लिखते हैं, बच्चे के जीवन का वैसा ही निर्माण होता है। बच्चा एक खुली पुस्तक होता है, उसके ऊपर जो लिखा जाता है बच्चा उसको सीख लेता है और सीख करके उससे अपने जीवन का निर्माण करता है। जो बाल पीढ़ी होती है उनके अंदर कॉपिंग पावर बहुत ही अच्छी होती है। माता पिता जैसा घर में व्यवहार करते हैं, वो प्रेम से रहते हैं, झगड़ते हैं या जैसी जैसी वो एक्टिविटीज़ करते हैं, उसका बच्चे के जीवन में बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है और वो चीज़ें उसके जीवन के अंदर ढल जाती है, उससे उसके जीवन का मूल्यांकन होता है। अतः बचपन में पेरेंट्स को खास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को ऐसे संस्कार दिए जाएं कि हम उसके जीवन का कैसा निर्माण करना चाहते हैं। क्या हम उसको एक महान पुरुष बनाना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, या जो है वह साधारण रूप से जैसा होता है वैसा चलता रहे वैसा बनाना चाहते हैं। जो शिक्षित माता पिता होते हैं, जो इंट्यूशनल पेरेंट्स होते हैं, वो हमेशा चाहते हैं कि हमारी जो संतान है वो हमसे कहीं बढ़कर के हो, हमारी संतान है हमारा नाम कमावे। कहा भी गया है कि बेटा रुपया, बेटा बाप 1 रुपया तो बेटा 1.25 रुपया होना चाहिए। हर एक पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे से बहुत आगे बढ़े, तरक्की करे, और ये होता भी है, क्योंकि ओल्ड एज के अंदर कहिए या पुरानी पीढ़ी को जो साधन मिलने चाहिए उससे अधिक साधन जो है नई पीढ़ी को मिलते हैं। और नई पीढ़ी अपने अगर जीवन का मूल्यांकन कर लेती है तो उन साधनों का सदुपयोग हो जाता है। देखिए कि आज का युग विज्ञान का युग है और विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसकी मदद से हम चाहें जैसा अपने आप को ढाल सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि साधन बहुत हो गए। हम चाहते हैं कि हमारे अच्छी चीज़ हो, जैसे यूट्यूब है, ब्लॉगर है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है और जो वेबसाइट्स है, उसके माध्यम से हमारी आइडियोलॉजी, हमारी विचारधारा और हमारा क्या चिंतन है हम पूरे विश्व के अंदर फैला सकते हैं। जब विज्ञान ने इतनी तरक्की नहीं की तो 5 किलोमीटर दूरी पे गांव की एक्टिविटी का पता एक दूसरे को नहीं पड़ता था। जब जाता था तभी जो है जाकर के ही पता किया जा सकता था। लेकिन आज अगर कोई भी जीवन को अच्छा बनाना चाहता है तो साधन के रूप में इन साइंटिफिक जो हमारे पास साधन है उनका सदुपयोग कर सकता है। अब प्रश्न ये है कि हम उन साधनों का सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर एक चाकू लीजिए, वह चाकू जो है फल काटने के काम आता है, सब्जी काटने के काम आता है, रस्सी काटने के काम आता है, किसी पैकिंग को काटने काम आता है, कागज़ को काटने के काम आता है। उसके मल्टीपर्पज़ उसके जो है यूज़ है। लेकिन अगर हम उस चाकू से दुरुपयोग करें तो किसी का पेट भी फाड़ा जा सकता है, किसी का मर्डर भी किया जा सकता है और जो है किसी को कष्ट भी दिया जा सकता है। यानी हम साधनों का उपयोग कैसे करते हैं उससे जीवन का हमारा निर्माण होता है। और ये जीवन का निर्माण व्यक्ति तभी कर सकता है कि वो बचपन से ही जो है उसका मूल्यांकन करना चालू करे।
देखिए, हमारे पास एक बहुत अच्छी पुस्तक है, लेकिन हम उसका मूल्यांकन नहीं करते हैं, तो पुस्तक इधर उधर रद्दी में पड़ी रहती है। और हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो उसको पढ़ते हैं, और पढ़ कर के उसमें जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो अच्छी बातें ग्रहण करते हैं। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि 1961 में मैं 9th क्लास में था, और मेरे पुण्योदय भाग्योदय से एक मेरे मित्र थे जो मेरे से काफ़ी बड़े थे, एडवोकेट थे। तो उन्होंने महात्मा इन 8 वॉल्यूम्स रिटन बाय तेंदुलकर, जो प्रत्येक जो पुस्तक थी लगभग 500 पेजेस की थी, और महात्मा गांधी की बायोग्राफी थी, और उसमें उनके सारे फोटोग्राफ्स थे, इंग्लिश के अंदर थी। मुझे उन्होंने जो है मेरे जन्मदिन के ऊपर 8वां वॉल्यूम मुझे भेंट किए कि ये बच्चा स्टूडियस है, इसका सदुपयोग करेगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने उन सारी पुस्तकों को आद्योपांत पढ़ा। मेरे जीवन के अंदर उसको एक संस्कार मुझे मिले कि जीवन का मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए। जीवन जो है परोपकार में, परहित में, और लोगों की भलाई के लिए, जगत कल्याण के लिए इसका उपयोग करना चाहिए। तो वो संस्कार मेरे भीतर जो है, लगभग मैं जो है 12-13 साल का था, तो उस वक्त के अंदर अंकुरित हुए, और वो अंकुरित संस्कार आज एक बड़े वटवृक्ष का रूप ले रहा है। उन्हीं संस्कारों के कारण हमने अपनी दिशा को उस रूप में रखा। जो जो हमारे कर्म के भुगतान थे, वो करते करते जो है हमने चिंतन किया कि इसमें से कुछ इन परिस्थितियों के अंदर कुछ अच्छा निकाला जाए और लोगों को बताया जाए। तो वैसा वैसा हमने सेवा के कार्य किए, और जो है लोगों का, और खास करके युवा पीढ़ी का, बच्चों का कैसे निर्माण हो, वो कार्य किए। तो जीवन का मूल्यांकन जो व्यक्ति करता है वह परोपकार के कार्य में लग जाता है। आप कितना धन कमाते हो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपका कमाया हुआ धन है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपके बंगले गाड़ियाँ हैं, वो आपके और आपके परिवार के काम आएगी। लेकिन उसमें से जो आपका अपना भरण पोषण करने के बाद के अंदर कितना पैसा आप चैरिटी में लगाते हो, यानी कि कितना पैसा आप लोक कल्याण के अंदर लोगों की भलाई के लिए लगाते हो, ये मायने रखता है। इसीलिए हमारे सामाजिक जीवन के अंदर सेवा को बहुत बड़ा महत्व दिया है, क्योंकि सेवा का संबंध है लोक कल्याण के लिए, परोपकार के लिए। और जो व्यक्ति सेवा माइंडेड होता है वो अपने जीवन का सबसे बेस्ट मूल्यांकन करता है, वह सदुपयोग करता है अपने जीवन का। अपने जीवन के जो क्षण दूसरों की भलाई में लगे, दूसरों के परोपकार के अंदर ही लगे, दूसरों के दुख हरने के अंदर लगे, तो वही जीवन सफल होता है। और वही व्यक्ति अपना इतिहास बनाता है, वही व्यक्ति जो याद किया जाता है, क्योंकि व्यक्ति का काम बोलता है। कौन सा काम जो कि समाज हित के लिए किया गया है, लोक कल्याण के लिए किया गया है, जन समुदाय के लिए किया गया है। और ये कार्य कई तरह के हो सकते हैं, शिक्षा के, मेडिकल के, और व्यक्तियों को जो है वो लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, अनाथ, और जो है वो विधवाएं, वृद्ध, इतने बहुत से सेक्शन है हमारी सोसाइटी के अंदर जिनको सेवा की आवश्यकता। और हिंदुस्तान तो एक ऐसा देश है जो 50% गरीबी रेखा के नीचे है, तो वहाँ पर तो सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इंडिया के अंदर सेवा का बहुत स्कोप है, इसीलिए खूब सेवा की जानी चाहिए। और सेवा का जो है उपयोग जानने वाला, सेवा माइंडेड व्यक्ति अपने जीवन का बहुत सही मूल्यांकन कर लेता है। और सेवा कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में कर लेता है, उसके दिमाग में सेवा की बात होनी चाहिए। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि एक डॉक्टर है जो कि अपनी फीस लेकर के और जो है वो लोगों को ठीक करता है। अच्छी बात है, फीस तो उसको लेनी पड़ेगी, उसको अपने भी परिवार का भरण पोषण करना है, लेकिन वह फीस रीजनेबल ली जानी चाहिए। ऐसी फीस ली जानी चाहिए कि हर व्यक्ति उसको अफोर्ड कर ले। और देखिए, सेवा माइंडेड जो डॉक्टर होगा
वो डॉक्टर मरीज को देख करके ये कहेगा कि आप तो बिल्कुल ठीक है, आप बहन जी, माता जी और जो है भाई साहब, आप जो है ठीक हो जाओगे, आपके कोई विशेष तकलीफ नहीं है, एक दो जांच करवा देता हूँ और जो है मैं आपके जो है वो कुछ ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन्स लिख देता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो ट्रीटमेंट देता है वो मरीज के साथ में, तो मरीज के 50% तो इलाज वैसे ही हो जाता है। ये किस लिए हुआ कि उस डॉक्टर के अंदर सेवा की भावना है। और उसकी जगह लोभी डॉक्टर की बात बतावें तो लोभी डॉक्टर जो है वह मरीज के आते जो है पैसे कमाने की दृष्टि से कहेगा, अरे आपने बहुत देरी कर दी, आपकी जो है बीमारी तो ये लास्ट स्टेज पर आ गई है, आपको ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा और ये जो है आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। वो मरीज को इतना भावुक, इतना वियल बना देता है, क्योंकि उसको तो पैसे बटोरने हैं और अधिक से अधिक टेस्ट कराएंगे जिसमें उसका कमीशन लगा हुआ है, या ऑपरेशन कराएगा उसमें उनका कमीशन है। तो कमीशन बेस्ड हो, दवाइयों का कमीशन होता है, तो कमीशन बेस्ड होकर के और पैसा कमाने की दृष्टि से वो उस पेशेंट को लूटता है। और ऐसी स्थिति के अंदर तो पेशेंट बेचारा वो आते ही, अगर बीमारी 50% ही थी तो 100% बीमारी हो जाती है और वो डॉक्टर के चुंगल में आ जाता है। तो इसीलिए इस समाज के अंदर दो तरह के लोग हैं, सेवा भावी भी है और कंटक भी है। समाज के कंटक अपराध करते हैं, वो दवाइयों के अंदर मिलावट करते हैं, मसालों में मिलावट करते हैं, खाने की वस्तुओं के अंदर मिलावट करते हैं और वो घी, तेल इत्यादि सब के अंदर वो मिलावट करते हैं, क्योंकि उनका ध्येय पैसा कमाना है। अब उनको पता नहीं कि ये जो है आवश्यकता के अतिरिक्त जो पैसा जो इकट्ठा किया हुआ है, तो हमारी संतान जो है वो बदमाश निकल जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे, क्योंकि अनैतिकता से कमाया हुआ पैसा टिकता नहीं है, वो तो ब्याज सूद सहित जो है वो वापस चला जाता है। तो हमें अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। ये जीवन का जो है एक कहना चाहिए कि निराशाजनक पार्ट है, ये जीवन को हराश करने की बात है, ये जीवन को बिगाड़ने की बात है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं करता है। और जो व्यक्ति सेवा माइंडेड होता है, परोपकार माइंडेड होता है, वह व्यक्ति जो है अपने जीवन का दी बेस्ट मूल्यांकन कर लेता है। और देखिए, जीवन का मूल्यांकन करने में सबसे बड़ी बात होती है व्यक्ति को टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसको जो है सुबह उठने से रात को सोने तक जो है कौन कौन से जरूरी कार्य है उसकी दिमाग में सूची उसके सोने के पहले ही बना देनी चाहिए। उसके अंदर से असाइनमेंट और प्रायोरिटी करनी चाहिए। ये काम 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, और ये काम तो आज ही किए जाने हैं, तो उनकी असाइनमेंट प्रायोरिटी कर देनी चाहिए। जैसे आपने किसी से कमिटमेंट किया कि मैं इतना पैसा भेजूंगा, तो सबसे पहले वो कार्य कीजिए। आपने किसी से कमिटमेंट किया कि मैं आपके कार्यक्रम में हाजिर होऊंगा, तो आप उस समय पर चले जाइए। आपने जो किसी को कमिटमेंट किया कि जो है आज मैं ये पुस्तक का इतना मैटर भेज दूंगा, मतलब हर एक का अपना जो सामाजिक जीवन है वो रिलेटिव जीवन है, वो परस्परोग्रोह जीवनाम के आधार पर चलता है। हम एक दूसरे को मदद करते हैं, मदद लेते हैं, क्योंकि अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हर एक रिलेटिव है। मैं आपको कुछ चीज़ रिलेटिव कैसे बताना चाहता हूँ कि पेड़ पौधे आपको ऑक्सीजन न दें तो आपका जीवन दूभर हो जाएगा। नदी नाले और या कुएं आपको पानी न दें तो आप प्यासे रह जाएंगे। आप प्यासे कितनी देर तक रह जाते हैं। किसान है, अगर खेत के अंदर फूड ग्रेन्स नहीं उगाएगा, फिर जो अपने खेत के अंदर सब्जियां नहीं उगाएगा, फ्रूट नहीं उगाएगा, तो किस तरीके से आपका जो है वो संतुलित डाइट आपको मिल पाएगी। यानी कोई भी कपड़ा जो है बुनने वाला अगर कपड़ा सही समय पे तैयार नहीं करेगा तो मार्केट में आपको मनपसंद कपड़ा कैसे मिलेगा। यानी हमारा जीवन सापेक्ष जीवन है, रिलेटिव जीवन है। तो इस जीवन के लिए हमको मूल्यांकन करना चाहिए।
हमें हर व्यक्ति का मूल्यांकन करना चाहिए और हर व्यक्ति के प्रति, उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए जो कि हमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने जीवन का मूल्यांकन जो अगर मैं जो है बाह्य जगत के हिसाब से बात करूं, मैं व्यवहार जगत से हिसाब से बात करूं कि आप दूसरों की कितनी मदद करते हो, दूसरों के बारे में कैसा पॉजिटिव सोचते हैं, दूसरों के दुख दर्द में कितने काम आते हैं, आपके मन में दूसरों के प्रति कितने अच्छे भाव हैं, लोक कल्याण जगत कल्याण की आप में भावना है या नहीं, या लोगों के जो है विचारों का आप कितना आदर करते हो, ये सारा हमारा जो है वह लोक कल्याण में आता है। और ये जीवन का दी बेस्ट उपयोग होता है हमारे बाह्य जगत के अंदर। अब मैं थोड़ा भीतरी जगत की बात करूं। जो हमारा भीतरी जगत होता है वो एब्सोल्युटली प्राइवेट जगत होता है, जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। आप चाहते हो मुझे प्राइवेसी चाहिए, तो वो प्राइवेसी आपको भीतरी जगत के अंदर मिलेगी। वहाँ पर आप में कितनी भले प्रिय पत्नी हो तो भी उस जगत के अंदर वो एंट्री नहीं ले सकती। उसके अंदर आप और आपका प्रभु है। स्वयं का स्वयं से वार्तालाप करो, प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो जाओ और प्रभु को जो है ये आश्वासन दो कि प्रभु मैं जल्दी से जल्दी आपको जो है इस सोहन राज रूपी कारावास से आपको शीघ्र मुक्त कराऊंगा, ताकि आप मूल स्वरूप के अंदर मुक्ति में मोक्ष के अंदर विराज जाओ और शाश्वत सुख को प्राप्त करो। तो जितना जितना आप भीतर जाएंगे और भीतर जाकर के अपने स्वरूप का ज्ञान करेंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, तो ये आपके जीवन का जो है अच्छा से अच्छा मूल्यांकन, अच्छा से अच्छा निर्माण होगा। तो जीवन का मूल्यांकन वही व्यक्ति कर सकता है जो कि जीवन को समझता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने जन्म लिया और जैसा भाग्य ने उनको उनके साथ में कार्य किया, तो वह जो है उस भाग्य के जो कहना चाहिए धक्के के साथ में चलते रहते हैं। यानी कि वो जो है जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर अपने जीवन को बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी योजना के, बिना किसी मूल्यांकन के जैसे तैसे करके ही उसको पास कर देते हैं, क्योंकि उनके पास में कोई लक्ष्य नहीं है। जो जीवन का मूल्यांकन करते हैं उसको प्रारंभ से ही जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। बच्चा जब 9th क्लास के अंदर आ जाता है तब उसका माइंड मेकअप हो जाना चाहिए कि हमारा जो है 12th करने के बाद में मुझे किस लाइन में जाना है। साइंस मैथमेटिक्स में जाना है, साइंस बायोलॉजी में जाना है, मुझे जो है वो कॉमर्स के अंदर जाना है या आर्ट्स के अंदर जाना है या साइंस के अंदर जाना है। ये उसकी रुचि डेवलप होनी चाहिए और उसको रुचि के अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। और आज के इस कॉम्पिटिटिव युग के अंदर पेरेंट्स को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की 9th 10th के अंदर रुचि किस दिशा में डेवलप्ड हो रही है। साइंस में हो रही है, जो आपकी फिजिकल साइंस में हो रही है, कि जो है उसका मेडिकल साइंस के अंदर हो रही है, कॉमर्स में हो रही है, व्यापार वगैरह में, MBA CA में हो रही है, या आर्ट साइंस के जितने विषय है, फिलोसॉफी है, योग है, एजुकेशन है। तो ये सारी चीज़ों का जो है वह अपने आप में निर्णय करना चाहिए। और उसके बाद में व्यक्ति को जो है 12th करने के बाद में जब कॉलेज की एजुकेशन होती है, तो जिस दिशा के अंदर आपको जाना होता है उसका मूल्यांकन करके, और जो आपने डिग्री प्राप्त की है, जिसका आपने ज्ञान प्राप्त किया है, उसका उसके अंदर भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। तो जीवन का मूल्यांकन जो है वो भीतरी जगत में भी होता है। भीतरी जगत के अंदर अच्छा मूल्यांकन करने के लिए हमें सनातन सत्य को समझना चाहिए।